ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है विधि विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा। ये कार्यक्रम LLM अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र जुडिशियल प्रोसेस की दूसरी इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोना पुरोहित। इस कार्यक्रम का ध्वनियांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के LLM के विद्यार्थियों का हम स्वागत करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया के विषय वस्तु के ऊपर अगली कड़ी में हम देखने जा रहे हैं न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अर्थात नोशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बने कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। वह संविधान के अनुरूप है अथवा नहीं। संविधान के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित करते हैं। साथ ही पूर्व में सुनाए गए अपने निर्णयों की समीक्षा का भी अधिकार इसी न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत समाहित है। न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा न्यायालय द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रशासनिक नीतियों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान के किसी अनुच्छेद का अतिक्रमण करती हो, वास्तव में न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत का उद्भव कहाँ हुआ? ऐसा माना जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था में लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। इसलिए कहा जाता है कि यह सिद्धांत अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था की देन है। सर्वप्रथम 1803 में मार्वरी बनाम मेडिसिन के वाद में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी भी ऐसे कानून को असंवैधानिक बताया जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हों। तब से अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में इस सिद्धांत को अपनाया जाने लगा और इसी सिद्धांत के कारण अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को अत्यधिक शक्ति प्राप्त हो गई, जिसके कारण उसे तीसरा सदन भी कहा जाने लगा। बाद में भारत सहित विश्व के अन्य शासन व्यवस्थाओं में भी इस सिद्धांत का अनुकरण हुआ। साधारणतः अधिकांश देशों के शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत न्यायपालिका की पुनरावलोकन की असाधारण शक्ति संविधान द्वारा प्रदान नहीं की गई है, बल्कि इसे न्यायपालिका द्वारा अनौपचारिक रूप से हस्तगत किया गया है। धीरे धीरे न्यायिक पुनरावलोकन के इस अधिकार ने एक महती परिपाटी का स्वरूप धारण कर लिया। वर्तमान समय में यह संवैधानिक विकास के विभिन्न आयामों में गरिमामय स्थान का परिचायक भी बन गया है। इंग्लैंड में न्यायालय को कार्यपालिका के अत्याचार के विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण देने की पूरी शक्ति है, परंतु विधान मंडल जब व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों पर अतिक्रमण करता है तो वहां न्यायालय शक्तिहीन हो जाते हैं। इंग्लैंड के न्यायालय को कानून के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है,
वहां पे संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू होता है। वहां किसी भी विधि को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता कि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। इस तरह वहां कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसे वास्तविक अर्थ में मूल अधिकार कहा जा सके। वहीं अमेरिका के लोग कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों के आतंक से आशंकित नहीं हैं, क्योंकि वहां पे न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। वहां पे इंग्लैंड के समान संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं है। ऐसे तो भारत में मूल अधिकारों को हमने अमेरिकी संविधान से ही ग्रहण किया है, लेकिन भारत का संविधान संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांतों के बीच एक बहुत ही अच्छा सामंजस्य स्थापित करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में संसद को प्रभुत्व संपन्नता नहीं कहा जा सकता। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा यूएस से ली गई है, परंतु वो उस रूप में नहीं है। यह यूएस से कुछ अर्थों में सीमित है। भारत की स्थिति किस तरह अलग है? जैसे अमेरिकी संविधान व्यवस्था में विधि की समुचित प्रक्रिया के सिद्धांत को लिया गया है, परंतु भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है। यानी अमेरिकी न्यायालयों की तरह भारतीय न्यायालय को किसी कानून को उचित या अनुचित होने के निर्णय पर अधिकार नहीं है। भारत की स्थिति इससे अलग है। अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था जहां विधि की समुचित प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, वहीं भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है। यानी यहाँ अमेरिकी न्यायालयों की तरह न्यायालयों को किसी कानून के उचित या अनुचित होने के निर्णय का अधिकार नहीं है, बल्कि यह केवल प्रक्रियाओं की ही जांच कर सकता है। अब हम देखते हैं भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किसको और कहां तक प्राप्त है। यदि हम देखें तो भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति हमारे संविधान में देखी जा सकती है। भारत में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत संविधान के किसी भी अनुच्छेद अथवा उसके भाग का अतिक्रमण करने वाली या उसके मूलभूत ढांचे पर आघात करने वाली विधियों को विधि शून्य करार करने का अधिकार देश के सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों को प्रदान किया गया है। संसद एवं राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित किसी भी कानून एवं नीतियों की समीक्षा करना, उनकी वैधानिकताओं की जांच करना न्यायपालिका का न्यायिक पुनर्वलोकन कहा जा सकता है। इस तरह भारत में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 और 136 के तहत मूल अधिकारों के लिए जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्वलोकन करने की शक्ति दी गई है। वहीं राज्य के उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत न केवल मूल अधिकारों अपितु विधिक अधिकारों के लिए भी न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। साधारण रूप से न्यायिक पुनर्वलोकन में कौन कौन सी शर्तें होंगी? हम देखते हैं निम्नलिखित 3 शर्तें अपरिहार्य मानी गई हैं। फर्स्ट, लिखित एवं कठोर संविधान। दूसरा, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों एवं अधिकारों का विभाजन। और तीसरा है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। भारत की शासन व्यवस्था उल्लेखित तीनों अपरिहार्य शर्तों की पूर्ति करती है। अतः तत्संबंधी स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानों के अभाव में भी यहाँ न्यायिक पुनर्वलोकन के सिद्धांत का विकास हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग करते हुए कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के उन कार्यों और कानूनों को अवैधानिक घोषित किया जो किसी न किसी रूप में संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल थे। यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को सीधे तौर पर पुनर्वलोकन की शक्ति नहीं दी गई है। पुनर्वलोकन शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 137 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों के पुनर्वलोकन की शक्ति दी गई है। लेकिन संविधान के अंतर्गत कुछ खास प्रावधान हैं जिससे न्यायालय को पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है।
वो प्रावधान है अनुच्छेद 13, 32, 131 से 136 तक, 143, 226, 245, 46, 251, 254 और 372। इनमें कुछ ऐसी शक्तियां एवं उत्तरदायित्व न्यायपालिका को दिए गए हैं जिससे न्यायालय को पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। संविधान के ये सभी अनुच्छेद मुख्यतः 3 विशिष्ट प्रावधानों से संबंधित हैं। संविधान के 3 अध्याय के अंतर्गत न्यायालय से संरक्षण प्राप्त मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। दूसरा, संघीय प्रावधान और 7वीं अनुसूची जो कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। और तीसरा, यह घोषणा कि 1950 के पहले के सभी कानून उस सीमा तक अमान्य होंगे जहां संविधान के साथ इसका कोई टकराव होता है। संविधान को इन प्रावधानों के अतिरिक्त न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के विस्तार में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय भी महत्वपूर्ण हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन हेतु आधारभूत तत्वों की वर्तमान स्थिति के कारण इस सिद्धांत का विकास स्वतः ही हुआ, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया जा सकता है कि संवैधानिक निर्माता न्यायपालिका को इस प्रकार अधिकार तथा शक्तियों सौंपने के पक्षधर रहे होंगे। अनुच्छेद 13। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य द्वारा निर्मित कोई कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उस कानून को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के अनुसार मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में कोई भी व्यक्ति या भारतीय नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। इस प्रकार मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका एवं संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा एवं अवलोकन किया जा सकता है। अनुच्छेद 246। इस अनुच्छेद के माध्यम से संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी सीमा का उल्लेख किया गया है। संघ तथा राज्यों द्वारा संविधान द्वारा प्रदत्त अपनी विधायी क्षेत्राधिकार को तोड़कर बनाए गए संविधान में उल्लेखित संघ सूची में अंकित किसी विषय पर कानून बनाया तो यह संविधानों के प्रावधानों के विरुद्ध कहलाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य द्वारा निर्मित उस कानून को अवैध करार देकर निरस्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 254। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार समवर्ती सूची में अंकित किसी विषय पर यदि राज्य एवं संघ द्वारा परस्पर विरोधी कानून बनाए जाएं तो न्यायालय राज्य द्वारा निर्मित कानून को अवैध घोषित करेगा। अनुच्छेद 368। यह अनुच्छेद संविधान में संशोधन संबंधी अधिकार एकमात्र संघीय संसद को ही प्रदान न करके उसमें राज्य विधानसभाओं की भी निश्चित भूमिका का उल्लेख करता है। संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार न होने वाले किसी भी संशोधन को न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 132। इस अनुच्छेद के अनुसार ऐसे मामले जिनमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अतः स्पष्ट है संवैधानिक मामलों पर निर्णय देने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक अवसरों पर न्यायिक पुनर्वलोकन के अधिकार का प्रयोग करते हुए विभिन्न अभियोगों में निर्णय दिए गए। उदाहरण, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्वगामी निर्णय को पलटते हुए मौलिक अधिकारों को अछूते घोषित किया। बैंक राष्ट्रीय अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें निहित क्षतिपूर्ति का सिद्धांत अप्रासंगिक होने के आधार पर अवैध घोषित किया। राजाओं के प्रीवी पर्स एवं विशेषाधिकारों को राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से समाप्त करने को भी सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया। अप्रैल 1973 में सरकार की अखबारी कागज नीति के अंतर्गत समाचार पत्रों हेतु 10 पृष्ठों की सीमा निर्धारित करने संबंधी नीति को भी सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया। इसी प्रकार केशवानंद भारती के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को 25वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की धारा 3 के द्वितीय खंड को अवैध घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है
किंतु संविधान के मूलभूत ढांचे पर आघात करने वाले संशोधनों को न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। जनवरी 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की 9वीं अनुसूची, जो कि न्यायिक समीक्षा से बाहर मानी जाती है, को भी अपनी समीक्षा के दायरे में रखते हुए उसमें सम्मिलित 284 कानून, जो कि शुरू में मात्र 13 थे, को वैधानिकता की जांच हेतु सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया। उल्लेखित उदाहरणों से भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन के प्रचलन को स्पष्ट देखा जा सकता है। जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित केस लॉ आमतौर पर निवारक निरोध और अनुच्छेद 21 के अंतर दी गई जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के उल्लंघन पर ही केंद्रित है। इस संदर्भ में 1950 में A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य तथा 1978 में मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के 2 केस महत्वपूर्ण हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। गोपालन के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रावधानों को अपना के हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इंग्लैंड वाली संकल्पना में अपनाया है, परंतु अमेरिका की सम्यक प्रक्रिया की संकल्पना को नहीं अपनाया। 1978 से पहले तक भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का यही मानना था कि हमारे संविधान में व्यक्ति स्वतंत्रता का हनन करने वाले मनमाने विधान के विरुद्ध कोई संरक्षण नहीं है। यानी यदि सक्षम विधानमंडल विधि बनाकर किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से विशेष परिस्थितियों में या विशेष रीति से वंचित किया जाता है या उसका उपबंध करता है, तो उस विधि मान्यता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अयुक्तियुक्त न्याय विरुद्ध। लेकिन 1978 में मेनका गांधी के केस में सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों के पीठ में 1950 के गोपालन में दिए गए वाद को पलट दिया। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 19 के साथ जोड़कर पढ़ा और व्याख्या इस प्रकार की कि प्रक्रिया की युक्तियुक्तता यानी प्रक्रिया मनमानीपूर्ण या अयुक्तियुक्त नहीं हो और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के परिपालन के साथ हो। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के जीने का अधिकार केवल जिंदा रहना नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहना भी सम्मिलित है। इस प्रकार न्यायालय ने विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की विधि मान्यता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर स्थापित करके कानून की समुचित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया और इससे न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का काफी विस्तार हो गया। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के सामने कई वाद में आई। संविधान सभा में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संसद के समक्ष न्यायपालिकाओं की शक्ति को लेकर कुछ आशंकाएं उभर कर सामने आई। भारत में ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है या ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद की सर्वोपरिता का सिद्धांत स्थापित है और यहाँ न्यायालय का कार्य न्यायिक व्याख्या के दायित्व तक सीमित है। इसलिए संविधान सभा के सदस्य संविधान में संशोधन के लिए ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की भांति ही लचीले प्रावधान रखने के पक्ष में थे, लेकिन अंत में प्रारूप समिति के पसंद के अनुसार संविधान संशोधन के लिए असाधारण एवं जटिल संघवादी प्रावधानों से संबंधित दोनों ही मिश्रित प्रक्रिया को अपनाया गया। दूसरी संघीय व्यवस्थाओं में न्यायालय के केवल विधिक और कार्यपालिका के आदेशों की समीक्षा कर सकता था, लेकिन भारत का सर्वोच्च न्यायालय आज संविधान संशोधनों की भी समीक्षा कर सकता है। न्यायालयों की इस शक्ति को संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत के विकास के साथ समझा जा सकता है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के भूमिका को लेकर सबसे ज्यादा विवाद आपातकाल के दौरान 1976 में हुए, जिसमें एडीएम जबलपुर वर्सेस
शिवकांत शुक्ला का निर्णय देखा जा सकता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों को पलटते हुए व्यवस्था दी कि आपातकाल के दौरान हुए किसी भी तरह के नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और इसके लिए हैबियस कॉर्पस रिट भी जारी नहीं की जा सकती। परंतु इंदिरा राजनारायण के मामले में 1975 में न्यायालय ने कहा, न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान का मूलभूत ढांचा है, अतः इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। और 1976 में अनुच्छेद 368 में 4 खंड और 5 जोड़कर न्यायिक पुनर्वलोकन को सीमित कर दिया गया। मिनर्वा मिल के वाद में 1980 में न्यायालय ने 368 के खंड 4 और 5 को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि यह वास्तव में मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। यदि हम देखें अनुच्छेद 31 तो इसके अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वो निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बनाकर ग्रहित कर ले, परंतु कोई भी विधि अवैधानिक या रद्द नहीं की जाएगी यदि यह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करें, परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा। यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया है और उसे स्वीकृति मिल गई है तो वह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र नहीं होगा। परंतु उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम के खंड 4 और 5 को शून्य करार देकर मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघ के मामले में मूल ढांचे के सिद्धांत को पुनः लागू करने की बात की और यह पुष्टि की कि इस संविधान संशोधन द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन को पूर्णतः समाप्त किया जा रहा है, जो संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है और इस तरह संविधान संशोधन का किसी भी आधार पर न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता। न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान के अब आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में समाहित हो गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती एवं केरल राज्य के मामले में 1973 में यह स्थापित किया गया कि इस सिद्धांत के पीछे मूल उद्देश्य संविधान की मूल आत्मा, मूल्यों और आदर्शों एवं जनता की आकांक्षाओं का संरक्षण है। इसके साथ ही आधारभूत ढांचे का सिद्धांत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर भी प्रतिबंध लगाता है। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के मामले में 1975 में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति को संविधान के आधारभूत ढांचे के रूप में स्थापित किया गया। इसी कड़ी में आगे मिनर्वा मिल्स के वाद में भी 1980 में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति को संविधान के आधारभूत ढांचे के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यदि हम देखें तो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति विधि के शासन का भी एक अनिवार्य अंग है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसदीय सर्वोच्चता और प्रभुता है। इसकी शक्ति पर समय समय पे सैद्धांतिक रूप से कोई रोक नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधान का न्यायिक पुनरीक्षण करने का उतना अधिक अधिकार भी प्राप्त नहीं है। हम विधि के शासन से शासित होते हैं। किसी भी प्रशासनिक कृत्य का न्यायिक पुनरीक्षण विधि के शासन का भी एक अनिवार्य अंग है। इस प्रकार अदालतें न केवल विधि को संवैधानिक और असंवैधानिक निर्णय देती हैं, अपितु प्रशासनिक कृत्यों के प्रक्रियागत भाग पर भी न्यायिक पुनर्वलोकन कर स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, जो कि यूएस में स्थापित है, उन्होंने भी विधायी कार्यों की वैधानिकता और अवैधानिकता पर अपने कई निर्णय सुनाए। संविधान हमारे देश की मूल विधि है, अतः हर विधायी अधिनियम को, चाहे वो संघ हो, राज्य हो, उसे उस मूल विधि के अनुरूप होना चाहिए। भारत में केवल अपवाद यह है कि जब विधि को असंवैधानिक घोषित किया जाता है तो उसके बाद अधिकांश मामलों में संविधान में संशोधन कर दिए जाते हैं, ताकि न्याय के निर्वचन की रक्षा की जा सके और विधि को उसके अनुयोग्य बनाया जा सके। राज्य सरकार और प्रभावित निजी व्यक्ति अथवा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाने के लिए अन्य कोई व्यक्ति भी इसके अंतर्गत
वाद दायर कर सकता है। अब हम देखते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन के प्रभाव क्या होते हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन के 3 प्रभाव होते हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन के द्वारा या तो वास्तव में जिस भी विषय का न्यायिक पुनर्वलोकन हुआ है उस विषय को संवैधानिक घोषित कर दिया जाए, तो उसके बाद विधि वैसे ही क्रियाशील रहती है। दूसरा, जो भी विधि बनाई गई है वो यदि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है और संपूर्ण कानून उस दिन के पश्चात नल या वॉइड या शून्य घोषित हो जाएगा। उसके पश्चात उसमें लिए गए या उसके विरुद्ध किए गए कार्यों पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती। तीसरा आधार होता है कानून के कुछ प्रावधानों को संवैधानिक घोषित किया जाए और कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया जाए। अर्थात इस समय पे न्यायालय साधारणतः एक सिद्धांत अप्लाई करते हैं जिसको हम पृथक्करणीय सिद्धांत कहते हैं। पृथक्करणीय सिद्धांत मतलब उस विधि का जो भाग असंवैधानिक है उसे अलग कर दिया जाए और उसे जो प्रावधान संवैधानिक है उसे क्रियाशील बना रहने दिया जाए। अब हम देखते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन के ऊपर क्या सीमाएं अधिरोपित है। ऐसा नहीं है कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन पूरी तरीके से खुला या छूट है। बहुत सी ऐसी सीमाएं हैं जो समय समय पर न्यायिक पुनर्वलोकन के दौरान न्यायालयों ने या तो स्वतः स्थापित की हैं या ये इसके संविधान का भाग रही हैं। सबसे प्रमुख न्यायिक पुनर्वलोकन की सीमा है हमारी संविधान में प्रविष्ट सूची अनुसूची 9। अर्थात कोई भी कानून जो अनुसूची 9 में डाल दिया जाता है वह कानून न्यायपालिका के न्यायिक पुनर्वलोकन से अलग हो जाता है। अर्थात उसका न्यायिक पुनर्वलोकन न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। परंतु जैसा हमने पूर्व में भी इस बारे में देखा कि कुछ मामलों में 2007 के बाद से न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हर कानून जो अनुसूची 9 में है वो न्यायिक पुनर्वलोकन से अलग नहीं है, उनका भी पुनर्वलोकन किया जा सकता है। दूसरी सीमा है लोकस स्टैंडाई। इसका अर्थ है जिस व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है केवल वही व्यक्ति कोर्ट में या न्यायालय में जा सकता है। परंतु इस सीमा को भी हमारे न्यायालयों ने समय समय पे PIL जैसे कॉन्सेप्ट को लाके समाप्त कर दिया है। अब यह सीमा भी जुडिशियल रिव्यू की एक सीमा नहीं रही। तीसरी सीमा अगर हम देखते हैं तो वह है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, अर्थात हमें अतिरिक्त प्राप्त उपचार। यदि किसी व्यक्ति को जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्वलोकन के अलावा भी कोई उपचार प्राप्त है तो उसे पहले उस उपचार को लेना होगा। यदि उसने उस उपचार को पहले प्रयोग नहीं किया है तो वह डायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं आ सकता। नेक्स्ट है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा, रेस जुडिकेटा का अर्थ है प्रांग न्याय का सिद्धांत। इसका अर्थ होता है पूर्व में यदि उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी विषय वस्तु उसी सब्जेक्ट मैटर पे लेके न्यायालय ने निर्णय दिया है और निर्णय मेरिट पे गुणावगुण के आधार पर दिया गया है तो वही पार्टी पुनः जुडिशियल रिव्यू के लिए न्यायालय में नहीं जा सकती। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहां पे हमने देखा कि इस तरीके की जुडिशियल रिव्यू की सीमाओं को न्यायालय ने अलग कर दिया है। ऐसा नहीं है कि इसकी आलोचना नहीं हुई हो। समय समय पे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरोध में होने के कारण भी न्यायिक पुनर्वलोकन की आलोचना की जाती रही है। कई बार इसे लोकतंत्र के प्रतिकूल भी माना गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति को तीसरे सदन के रूप में पहचाना और इसे लोकतंत्र के प्रतिकूल कहा, क्योंकि यह माना जाता है कि जनता ने संसद को सिलेक्ट करके संसद के सदस्यों को चुनाव के उपरांत भेजा है और उनके द्वारा बनाई गई कोई भी विधि लोगों के हित के विरोध में नहीं होगी। इस तरह के से हम देखते हैं कि न्यायिक पुनर्वलोकन जो है यह भारत में अपना स्थान ले चुका है और न्यायिक पुनर्वलोकन के अंतर्गत देश के सर्वोच्च न्यायालयों को अधिकार है कि वह इस बारे में विधायी कार्यों की वैधानिकता
या अवैधानिकता के संबंध में अंतिम निर्णय सुनाए, और यहाँ तक यदि वो मूल अधिकार या मूल विधि या संविधान के अनुरूप नहीं है तो उन्हें अवैध घोषित कर दे। अभी आप सुन रहे थे विधि विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर मोना पुरोहित। उद्घोषिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनियांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये शैक्षिक ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।